नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया था कि पॉलिटी में हम नेक्स्ट पार्ट में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा वो नया चैप्टर की अंतिम घड़ी आ चुकी है और उस अंतिम घड़ी को समाप्त करते हुए हम यूपीएससी के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी में। जैसे मैंने बताया है कि हम छोटे छोटे चैप्टरों को पहले खत्म कर लेते हैं ताकि हमारी आधी टेंशन आधी चिंताएं यहीं से खत्म हो जाएं, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर ये है तो एक एक दिन के, लेकिन पॉलिटी में शामिल होकर ये पॉलिटी का बर्डन और बढ़ा देते हैं। ऐसा लगता है कि सर इतने चैप्टर बाकी हैं, सिलेबस कब तक हो जाएगा, एग्जाम तो आने वाले हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इन चैप्टरों को फिनिश कर दें ताकि हमारी नॉलेज में, हमारे मार्क्स में थोड़ा बहुत बूस्ट हो सके। चलिए, तो हमने प्रीवियस पार्ट में ये बताया था कि लोक सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं, लोक सेवाएं किस किस आर्टिकल में आती हैं और कौन क्या क्या आर्टिकल कौन सा कहता है। ये सारी चीजें हमने बताई थी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। आज वाले पार्ट की हम बात करें तो आज वाले पार्ट में हम संघ लोक सेवा आयोग यानी लोक सेवा आयोगों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग से। तो इंडियन पॉलिटी में सभी डाल लेंगे एक बार, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग में यानी जिसको कहा जाता है यूपीएससी। यूपीएससी क्या बात है, इतना हवा फैला रखी है इस नाम की, इतनी मिथ फैला रखी है यूपीएससी। और वैसे देखो एक बात कहें तो देखो हमेशा बच्चों यथार्थ पे चला करो। मैं कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करता हूं इस एग्जाम को लेके, क्योंकि ये एग्जाम है वास्तव में बहुत अच्छा एग्जाम है। हमारे देश का सबसे ऊंचा एग्जाम है यूपीएससी। भाई कलेक्टर बनोगे आप, सीधी बात है। और कलेक्टर बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और मिडिल क्लास वालों के लिए तो यूपीएससी एक भगवान के रूप में है, सच बता रहा हूं। मिडिल क्लास का बच्चा यदि यूपीएससी को पास कर ले और कलेक्टर बन जाए तो उसके लिए तो ये क्या ही चीज है। मतलब ये शायद मैं उससे पूछूं तो वो बता सकता है मुझे। ये वास्तव में यानी जो भी मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए यूपीएससी एक भगवान के रूप में है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास का बच्चा पॉलिटिक्स में तो जाएगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए चाहिए पैसा, पैसा उसके पास है नहीं। अब रहा बिजनेसमैन, बिजनेसमैन वो बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए पैसा, वो उसके पास है नहीं। अब मिडिल क्लास के लिए बचा यूपीएससी। यूपीएससी एग्जाम ऐसा है जिसमें आपका पैसा नहीं बल्कि मेहनत लगती है, ओनली ऑन मेहनत लगती है। आप सेल्फ घर पे रह के भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी यूट्यूब का लेक्चर या कोई भी आप लेक्चर छोटे मोटे ले सकते हैं। तो वहां से आप यूपीएससी का एग्जाम अपनी मेहनत के बलबूते पर क्रैक कर सकते हैं। इसमें पैसे का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कई बच्चों को ये महसूस होता है कि सर थोड़ा बहुत कोचिंग कर लेने से गाइडलाइंस मिल जाती है, तो वो ठीक है, आप कोचिंग करिए, एक बार करिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जब तक यूपीएससी नहीं निकल जाएगा तब तक हम कोचिंग करते ही रहेंगे। ये गलत है। इतना पैसा बहा देने का कोई अर्थ नहीं है बच्चों। केवल एक बार कोचिंग कर लीजिए यदि आपको उससे संतुष्टि मिलती है तो, कि भाई एक बार कोचिंग करने से कंटेंट मेरे हाथ में आ जाएगा, मेरे हाथ में थोड़ा बहुत ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैं टीचर की गाइडेंस में मैंने तैयारी की, क्योंकि टीचर ही आपको बता सकता है। देखो सेल्फ करने की मैं सहूलियत आप सभी को देता हूं। सेल्फ तब करिए जब आपने किसी के गाइडेंस में तैयारी कर ली है, क्योंकि आप यदि पहली बार आपने यूपीएससी के सिलेबस को समझा नहीं और आप तैयारी करने बैठ गए तो आप बिना स्ट्रेटेजी की तैयारी कर रहे हैं। आपने सिलेबस को 3 महीने पढ़ा, 4 महीने पढ़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी महीने पढ़ लीजिए, जब तक आप किसी के गाइडेंस में काम नहीं करोगे, गाइडेंस में तैयारी नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं कि आप, ये नहीं है कि सिलेक्शन होगा ही नहीं। सिलेक्शन नामुमकिन नहीं है, सिलेक्शन मुमकिन है, लेकिन बहुत कठिनाई से जाके होगा। तो इतना कठिनाई का रास्ता चुनना ही क्यों है? आप कहीं से भी किसी टीचर के गाइडेंस में आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपको यह लगता है कि जो चीजें आप 2 महीने में समझने वाले हैं उसको आप 1 महीने में ही समझ जाएंगे। क्योंकि टीचर की गाइडेंस ऐसी होती है जहां से आपको दिमाग में वो चीजें पहले ही सेट कर दी जाती हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे चलना है, और जहां पर आप 18 महीने नहीं बल्कि 15 महीने में अपना पूरा सिलेबस खत्म करके एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं।
तो यह है यूपीएससी एग्जाम को निकालने का तरीका कि आपको किसी के गाइडेंस में तो काम करना ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा, देखो एकलव्य है, अर्जुन है, बहुत बड़े तीरंदाज और धनुर्धाज थे, लेकिन उन्होंने भी गुरु द्रोण से शिक्षा ली थी ना। तो कुल मिला के कोई भी स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, वो महान कब बना है? किसी शिक्षक के अधीन कार्य करके, किसी गाइडेंस को पाकर। तो बस यही कहना चाहता हूं कि कोई स्टूडेंट ये कहे कि मैं टीचर का विरोध करके या बिना टीचर की गाइडेंस के महान बन जाऊं, यह असंभव है। क्योंकि अर्जुन ने भी गुरु द्रोण से ही शिक्षा ली थी, तभी अर्जुन चिड़िया की आंख को देखा, चिड़िया की आंख पर निशाना माना और महाभारत जैसा युद्ध लड़ा। ये संभव है क्या? मुझे बताइए आप एक बार। उसके साथ वासुदेव का मार्गदर्शन था, उसके पास तीरंदाजी में गुरु द्रोण का मार्गदर्शन था, उसके पास भीष्म पिता का स्वाभिमान जैसा मार्गदर्शन था। तो इसलिए कहते हैं कि मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, एक गाइडेंस। चलिए खैर, आप अब तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी के एग्जाम बताइए, अपने माँ बाप का ऊंचा सर करिए भाई, उनके लिए तो ये सपना है, उस सपने को हकीकत में कन्वर्ट करिए। लेकिन उस सपने को हकीकत में कन्वर्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, कि आपका एग्जाम कौन लेता है, वो कैसे काम करते हैं, कितने आयोग, कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, सर उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको कौन हटाता है, ये सारी चीजें आज समझने वाले हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, आज इसकी बात कर लेते हैं। और ये एक संवैधानिक निकाय है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह हमारे संविधान के भाग 14 में दे रखा है और आर्टिकल है अनुच्छेद में, और आर्टिकल 314 से लेके 323 तक इसका वर्णन किया गया है। अब आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के परिचय की बात। सर ये परिचय क्या हो सकता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है? आप मुझे बताइए कि सर आयोग का ये कमीशन क्या काम करता है, ये कमीशन कैसे काम करेगा, ये क्या है, इसके कार्य बताइए एक बार सर। ठीक है, तो देखो परिचय की बात करें, यूपीएससी को हमारे संविधान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है, संवैधानिक निकाय कहा जाता है। यानी हमारे संविधान में इस आयोग को वो जगह दी गई है जो संविधान में होनी चाहिए। तो इसलिए इस आयोग को हमारे संविधान का संवैधानिक आयोग कहा जाता है, जिसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। तो पहली बात तो आप लिख सकते हैं, यह एक, या फिर ऐसे नहीं करके हम इसको वैसे लिखते हैं फ्लो चार्ट में। तो पहले आएगा यूपीएससी, और यूपीएससी के परिचय के बारे में इस तरीके से लिखें। तो इसके पहले परिचय की बात करें, यह एक संवैधानिक आयोग है, यह एक संवैधानिक आयोग है, आयोग एवं निकाय है, यानी बॉडी है। ओके, दूसरी बात करें, दूसरा काम क्या है इसका, मतलब काम इन द परिचय। दूसरा परिचय क्या है इसका? यूपीएससी लेकिन यह वह आयोग है जो केंद्रीय स्तर पर और अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाएं आयोजित कराता है। तो लिखेंगे यह आयोग अखिल भारतीय स्तर पर, यह आयोग अखिल भारतीय स्तर पर तथा यह आयोग अखिल भारतीय स्तर पर तथा केंद्रीय स्तर पर पूरे भारत में परीक्षाएं आयोजित कराता है, देखो यह इसका मुख्य काम होता है बच्चों कि यह अखिल भारतीय स्तर पर जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कहते हैं, और केंद्रीय स्तर पर जैसे कि रक्षा सेवा की बात करें, सीडीएस, एनडीए, इंडियन फॉरेन सर्विस, इन सारे केंद्रीय स्तर पर पूरे भारत में ये परीक्षाएं आयोजित कराता है
और आप उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जाते भी होंगे कभी कभी, आपने ईपीएफओ का पेपर दिया होगा, आपने सीडीएस का पेपर, एनडीए का पेपर, आप अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो 2025 में आईएएस का पेपर देने जाएंगे आप 26 मई को। तो ये सारी जो घटनाएं आप देखते हैं, ये सारी घटनाएं यूपीएससी अंजाम देती है इसको, ठीक है। और ये एक संवैधानिक निकाय है जो हमारे संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 314 से 323 आर्टिकल तक आता है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं 314 की बात। तो आर्टिकल 314 क्या कहता है, इसको 315 करिए बच्चों, हाँ जी, इसको 315 करना, अनुच्छेद 315 से। तो 315 डालेंगे सभी आर्टिकल। पहले तो देखिए, तो अब आता है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 यह कहता है कि संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार यूपीएससी में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य पाए जाते हैं। यानी जब मुझे यूपीएससी का गठन करना है, जब मुझे एक आयोग का गठन करना है, तो एक आयोग में एक अध्यक्ष और बाकी के सदस्य काम करते हैं। तो लिख सकते हैं आप इसमें कि इस आयोग का गठन करने के लिए लिखेंगे, जैसे आयोग है तो आयोग, और आयोग में कौन कौन काम करता है। आयोग में दो स्तर पर काम होते हैं, एक है अध्यक्ष स्तर पर, यानी एक अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य, और सदस्यों के साथ आते हैं अन्य कर्मचारी, तो अन्य कर्मचारी प्लस अन्य सदस्य और प्लस अध्यक्ष मिलकर क्या बनाते हैं, आयोग का गठन करते हैं। तो लिख दीजिए कि आयोग का गठन किया जाता है, आयोग का गठन किया जाता है, आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। यह बात हुई हमारी, यानी आर्टिकल 315 संविधान का यह अनुच्छेद यूपीएससी के आयोग का गठन करता है, यूपीएससी के आयोग की संरचना बनाता है, जिसमें एक अध्यक्ष, अन्य सदस्य और अन्य कर्मचारी पाए जाते हैं। चलिए, अब आते हैं आर्टिकल 316 की तरफ। अनुच्छेद 316 क्या कहता है। अनुच्छेद 316 देखिए, अनुच्छेद 316 में आता है कार्यकाल और नियुक्ति, और अवधि, ये तीन चीज आती है 316 आर्टिकल में। यानी आयोग में जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, उनकी नियुक्ति के कौन करता है, ये सारी चीजें आज हम जानना चाहते हैं। तो चलिए, आर्टिकल 316 में यूपीएससी के आयोग और सदस्यों की, यूपीएससी के आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की कार्यकाल और उनकी अवधि के बारे में पढ़ना चाहते हैं, और उनके नियुक्ति के बारे में कि उनकी नियुक्ति कौन करता है सर, और कितने कार्यकाल के लिए आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य और अन्य कर्मचारी कितने समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। चलिए, और इनकी योग्यताएं, तीन चीज इसमें आती हैं। तो पहला काम करते हैं कार्यकाल का। ये कार्यकाल क्या है सर, कार्यकाल समझाइए। तो कार्यकाल की मैं बात करूं या पहले नियुक्ति की बात कर लेते हैं, चलो हायरार्की से चलते हैं एकदम। तो पहले आती है नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंसी। तो अपॉइंटमेंसी क्या होती है, देखिए आपको पता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको शपथ दिलवाई जाती है। तो लिख सकते हैं नियुक्ति में कि आयोग के अध्यक्ष, चलो नियुक्ति को लिख देंगे एक बार। अब आते हैं नेक्स्ट कार्यकाल, कि सर इनकी नियुक्ति के बाद इनका कार्यकाल कितने समय तक के लिए होता है, एक ये बात आएगी। और दूसरी आती है योग्यता, और दूसरा आता है योग्यता कि इनकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये तो हुआ आपका टेन्योर, ये हुआ आपका अपॉइंटमेंट, ये आपका अपॉइंटमेंट हो गया, और ये आपकी हो गई एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी। ओके, चलिए तो पहले बात कर लेते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति की मैं बात करूं तो यहां पर यूपीएससी के आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और इनको शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलवाई जाती है। तो लिख सकते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को शपथ एवं नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये थी इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अब आते हैं कार्यकाल की बात। तो ये कार्यकाल क्या कहता है, चलिए इसको जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि यूपीएससी के जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य जो होते हैं, एक अध्यक्ष होता है केवल। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो नियुक्ति से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। चलिए तो इसको समझना होगा हमको। कभी कभी इस बात में बहुत कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं, बहुत डाउटेबल हो जाते हैं कि सर कैसे 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये देखना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं कि आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के कार्यकाल, अन्य सदस्यों की 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष का समय या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तो आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की 6 वर्ष का समय या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उनमें वो मान लिया जाता है। जैसे कि मान लो कल को एक व्यक्ति है जो मान लो 62 वर्ष की उम्र है, उसकी 62 वर्ष की उम्र है मान लो एक्स नाम के व्यक्ति की। ठीक है, एक्स नाम का व्यक्ति है, इसकी 62 साल की उम्र है, समझ गए। और 62 साल की उम्र में इस एक्स नाम के व्यक्ति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यूपीएससी का आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है, यानी ये यूपीएससी का क्या है, चेयरमैन है। तो मान लीजिए कि 62 वर्ष की आयु में एक्स नाम का व्यक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाता है। ये 62 साल का है। कितने साल का है, 62 साल का। अब कार्यकाल ये कहता है कि इसकी नियुक्ति जब हुई थी तो इसकी एज कितनी थी, 62 साल। लेकिन कार्यकाल में बताया जाता है कि 6 वर्ष या 65 साल की आयु, 65 साल की आयु। अब जब इसकी नियुक्ति हुई है तो ये 62 साल का है। ठीक है, और 3 साल के बाद इसकी आयु हो जाती है 65 साल की। कितने की, 65 साल की। तो अब ये व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं 6 वर्ष तो मुझे कार्यकाल को हुए ही नहीं है और आप मुझे रिटायर क्यों कर रहे हैं। यानी 65 साल की आयु हो जाए या 6 वर्ष समय को हो जाए, उन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक साथ भी हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक घटना पहले हो जाती है, जैसे कि 6 साल हो गए लेकिन 65 साल की उस व्यक्ति की एज नहीं हुई। तो अब वो ये नहीं कहेगा कि मेरी 65 साल की एज नहीं हुई, मुझे रिटायर क्यों कर रहे हो। अरे 6 साल तो हो ही चुके हैं ना तुमको। जैसे कि मान लो कल को 52 साल का कोई व्यक्ति बन जाता है, 52 साल का कोई व्यक्ति यूपीएससी का चेयरमैन बन गया या सदस्य बन गया, तो 52 साल के हिसाब से, क्योंकि 65 साल तक होने में तो 6 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है, आप सोच रहे हैं ना। तो 52, अब इसमें शर्त यह है कि 6 वर्ष या 65 साल की आयु या 65 वर्ष की एज पे। ठीक है, अब 52 साल की उम्र में वो व्यक्ति यूपीएससी का चेयरमैन या सदस्य बन गया। ठीक है, 52 से
अब ये बताइए कि 52 से 65 साल की आयु होने तक में तो 6 साल से ज्यादा समय लगेगा, तो क्या रिटायर नहीं होगा? ये गलत। यानी 52 में आप 6 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, तो 58 वर्ष की आयु में ये रिटायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसने इस वाली शर्त को पूरा नहीं किया, बल्कि इस वाली शर्त को पूरा किया है। या तो दोनों शर्तों को पूरा करो, या फिर दोनों में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए। उस आयोग के अध्यक्ष का या सदस्यों का कार्यकाल केवल इतना ही होता है। समझ गए? एक मान लो, अब कल को मान लो 64 साल की उम्र में कोई व्यक्ति यूपीएससी का चेयरमैन बनता है, ठीक है। अब यहां पर देखें तो 6 वर्ष, अब 6 वर्ष के बाद तो भैया ये 70 का हो जाएगा, लेकिन 70 तो यहां दी नहीं गई है, यहां तो 65 का है, तो इसको 1 साल के बाद रिटायर होना होगा। क्यों? क्योंकि इसने दूसरी वाली शर्त को कंप्लीट किया है। दोनों में से कोई एक शर्त कंप्लीट होनी चाहिए। बस इतना मान लेना कि कोई कितने भी साल का है, वो 6 वर्ष या 65 साल की आयु से ज्यादा यूपीएससी का सदस्य और अध्यक्ष तो रह ही नहीं सकता। बस इतना समझ लेना। चलिए, तो इसको हटा देते हैं एक बार। ये समझाना था, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दोनों में या आ रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाएं एक बार। चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट उसी पेज पर। तो कार्यकाल समझ चुके हैं आप। चलिए, उसके बाद आती है योग्यताएं। ये योग्यताओं का मतलब क्या होता है? देखें, योग्यता कहती है कि यूपीएससी के आयोग और अन्य सदस्यों के पास ऐसी क्या योग्यता होनी चाहिए जिन्हें हम यूपीएससी के आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में शपथ दिलवा सके। याद रखना, यूपीएससी का कमिश्नर या यूपीएससी का चेयरमैन और अन्य सदस्य वही व्यक्ति बनता है जिसने भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष काम किया हो। आपने हमेशा देखा होगा कि यूपीएससी का चेयरमैन वही व्यक्ति बनता है जो आईएएस की परीक्षा अपने समय में पास कर चुका था। आईएएस की परीक्षा यूपीएससी के, तो यूपीएससी का चेयरमैन वही व्यक्ति बना है मोस्टली जो आईएएस रह चुका है, और जिसने 10 साल नहीं, 10 साल तो मिनिमम है बेटा, मैक्सिमम तो 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं इनको नौकरी करते करते। यानी 6-7 साल तो कलेक्टर रहते हैं जिले के, वो तो बच्चे होते हैं जैसा सरकार बताती है। तो 6-7 साल कलेक्टर की पोस्ट को समय हो गया, और 7 साल के बाद जब धीरे धीरे सेक्रेटरी लेवल पर जाता है, तो जैसे जैसे विभिन्न मंत्रालयों में सचिव के तौर पर काम कर चुका है, यानी 10 साल सचिव के और 6-7 साल कलेक्टर के, 17-17 सालों के अनुभव के बाद इनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कल को 22 साल के किसी व्यक्ति ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और वह कलेक्टर बन गया, कलेक्टर के 2 साल के बाद ही उसे यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया। नहीं, वह तो अभी कम से कम 8 साल तो जिले का कलेक्टर रहेगा। 8 साल के बाद जब भारत सरकार के किसी मंत्रालय में, और एक नहीं बल्कि विभिन्न सारे मंत्रालयों में सचिव के पद पर काम करेगा, कहीं विदेश मंत्रालय, तो कहीं वित्त मंत्रालय, तो कहीं गृह मंत्रालय, किसी मिनिस्टर का सचिव रह चुका होगा 10-10 साल, तब जाके उस अनुभव के आधार पर उसे यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जाएगा, सदस्य बनाया जाएगा। और एक्चुअली में देखा जाता है कि यूपीएससी के सदस्यों में जो सबसे बड़ा सीनियर व्यक्ति होता है उसी को अध्यक्ष बना देते हैं ये लोग, उसी को ही अध्यक्ष बन जाते हैं। तो कुल मिला के हायरार्की चलती है, एक सीनियरिटी लेवल चलता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में चलता है। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता यह है कि आयोग के अध्यक्ष, या डायरेक्ट लिख दें आप कि भारत सरकार या राज्य सरकारों के अधीन, राज्य सरकारों के अधीन सिविल सेवाओं में कम से कम, ये तो कम से कम है, अधिकतम तो छोड़ो, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। 10 वर्ष का अनुभव हो, वही व्यक्ति यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और सदस्य बन सकता है। ठीक है, आपको पता है कि राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में वही व्यक्ति अध्यक्ष और सदस्य बनता है जो सिविल सेवा में काम कर चुका है।
ठीक है, 10 वर्ष। ये 10 वर्ष कम से कम है। अधिकतम कितनी सीमा है? कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को काम करते करते भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के काम अधीन काम करते करते 17 साल हो जाते हैं, तब भी नहीं उसे मौका मिलता, लेकिन 19 साल की काम करने की उम्र में उसको काम मौका मिल जाता है। तो कुल मिला के वही चीज देके आती है। मतलब 9 साल का अनुभव है तो आप सोचना ही मत, 10 साल तो चाहिए ही चाहिए। चलिए, तो ये थे आर्टिकल 316 में। अब आते हैं 317 आर्टिकल, जिसमें यूपीएससी के आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों का निष्कासन किया जाता है। तो सभी डालेंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का निष्कासन, अन्य सदस्यों का निष्कासन या बर्खास्त। चलिए अब देखें, यूपीएससी के अध्यक्ष और निष्कासन या बर्खास्त, ये जो आता है ये आता है अनुच्छेद 318 में, 317 में, सॉरी 317 आर्टिकल में आता है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे काम चलता है। देखिए, आर्टिकल 317 ये कहता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का निष्कासन और बर्खास्त कैसे होते हैं। अच्छा, कैसे हटा सकते हैं आप मुझे बताइए। यानी आप सोचिए कि यूपीएससी का कोई चेयरमैन है या कोई अन्य सदस्य है जिनका कार्यकाल सेम रहता है, हटने का तरीका भी लगभग सेम रहता है, नियुक्ति का तरीका भी सेम होता है, तो इनको हटाया कैसे जाता है? ये ऐसा कौन सा अपराध कर देते हैं जिनसे इनको हटाने का तरीका लाया जाता है? देखो, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को हटाने के तरीके के लिए कोई महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, किसी भी प्रकार के महाभियोग की आवश्यकता नहीं है जी। पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था में महाभियोग केवल और केवल 4 लोगों के खिलाफ लाया जा सकता है। एक तो है भारत के राष्ट्रपति, दूसरे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस, तीसरे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, और एक है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये 4 ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनके खिलाफ पूरी राज्य व्यवस्था में महाभियोग लाया जाता है, वरना महाभियोग किसी भी संवैधानिक पद और अन्य पदों के लिए नहीं लाया जाता। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को हटाने के लिए किसी भी प्रकार की महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लिख दें पहले तो कि अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के लिए किसी भी प्रकार के महाभियोग, इंपीचमेंट की आवश्यकता नहीं है। इंपीचमेंट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसमें अध्यक्ष को और सदस्यों को हटाया जा सकता है? जैसे कि पहली बात कर लेते हैं, क्यों इनको क्यों हटाया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। तो देखो, पहला कारण होता है बच्चों कि यदि मान लो कि यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को हटाने के लिए पहला तरीका क्या है, मतलब तरीका इन द सेंस पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि यदि ये व्यक्ति इस पद पर रहते हुए, चाहे वो चेयरमैन है चाहे वो सदस्य है, इन पदों पर रहते हुए किसी अन्य लाभ के पद पर काम कर चुके हैं या अन्य लाभ के पद पर काम करते हुए पाए गए हैं, तो ये पहला कारण है। तो आप लिख सकते हैं, या तो ये स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं। देखो, या तो पहला आता है कि अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के द्वारा
राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिए जाने पर, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिए जाने पर, त्यागपत्र दिए जाने पर, यह पहला कारण है जो स्वेच्छा से देते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र नहीं देते, ये राष्ट्रपति को देते हैं त्यागपत्र। दूसरे कारण में क्या हो सकता है? दूसरा कारण यह कहता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटने के लिए यदि ये व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए, अपने अपने पदों पर रहते हुए यदि किसी अन्य लाभ के पद पर पाए जाएं या किसी अन्य लाभ के पद पर कोई लाभ कमा रहे हैं और पाए जाएं तो इनको तुरंत पद से हटा दिया जाता है। तो लिख देंगे कि यदि अध्यक्ष एवं सदस्य अपने अपने पदों पर रहते हुए, अपने अपने पदों पर रहते हुए, अपने अपने पदों पर रहते हुए किसी अन्य लाभ के पद पर, किसी अन्य लाभ के पद पर, किसी अन्य लाभ के पद पर संलग्न पाए जाएं, संलग्न पाए जाएं। इसमें भ्रष्टाचार भी आता है बच्चों, है ना, क्योंकि भ्रष्टाचार यदि आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने पद पर के कारण आपको मिल रही सैलरी के अलावा आप किसी अन्य लोगों से भी पैसे की डिमांड करते हैं, यही भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार की डेफिनेशन क्या होती है भाई? भ्रष्टाचार का मतलब ये थोड़ी ना कि आपने पैसा ही लिया है, नहीं, आपने अन्य सुविधाएं भी ली हैं जो आपको पहले से सरकार द्वारा मिल रही थी, यही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में कल को मान लो मैं भ्रष्टाचार करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? या तो मैं पैसे की डिमांड करूंगा या फिर मैं किसी अन्य चीज की डिमांड करूंगा। पैसे को तो आजकल मिठाई कहते हैं लोग, ये है ना। हाँ, तो पैसे को तो मिठाई कह देते हैं। यदि मैं पैसे की डिमांड नहीं कर रहा तो मैं किसी अन्य चीज की डिमांड करूंगा, लेकिन मैं उस चीज की डिमांड कर रहा हूं जो चीज मेरे पास पहले से है या सरकार द्वारा मुझे सुविधा के तौर पर मुहैया कराई जा रही है, तो उसकी मैं डिमांड कर रहा हूं। यानी जिस काम के बदले मैं सरकार से वो सुविधा ले रहा हूं, वही सुविधा मैं अन्य लोगों से भी ले रहा हूं, उसे कहते हैं लाभ का पद, उसे कहते हैं भ्रष्टाचार। जब संविधान ये कह रहा है कि आप उस काम पर हैं, उस पद गद्दी पर हैं, तो आप अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं करोगे, तो लाभ का पद क्या हुआ? लाभ का पद में यानी भ्रष्टाचार हो गया। चलिए, लेकिन एक बात है कि मान लीजिए संविधान का उल्लंघन कर देते हैं, जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में एक आरपीएससी के जो चेयरमैन थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, काफी टाइम हो गया है, आरपीएससी के चेयरमैन, जिसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, जो स्टेट का एक लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष ने आरएएस का पेपर लीक करवाया था। और आरएएस का पेपर लीक करवाना, जो लोक सेवा आयोग जो पेपर करवाने का काम करती है, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग करती है, तो हर राज्य की अपनी अपनी लोक सेवा आयोग अपने राज्य के एग्जामों को आयोजित कराती हैं, और उसी का अध्यक्ष अपने राज्य में होने वाली परीक्षाओं को लीक करवा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो अपने कर्तव्यों के साथ, अपने काम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, और गद्दारी को दूसरी भाषा में संविधान का उल्लंघन कहा जाता है। और जो व्यक्ति अपने पद से संविधान का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ राष्ट्रपति तुरंत उसके मामले की जांच को सुप्रीम कोर्ट भेज देता है, और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जांच करता है। यदि जांच सत्य पाई जाती है तो यूपीएससी के अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, इसको हटाने का आदेश राष्ट्रपति को दे देता है, लेकिन मामले की जांच केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। चलिए, तो लिख देते हैं एक बार इसको। यदि अध्यक्ष और सदस्य संविधान का उल्लंघन करते पाए गए, संविधान का उल्लंघन करते पाए गए तो इनके खिलाफ मामले की जांच
तो इनके जो खिलाफ मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है और यदि जांच सत्य है तो राष्ट्रपति इन्हें हटा देता है, और यदि जांच सत्य है तो प्रेसिडेंट इन्हें हटा देता है, इन्हें बर्खास्त कर देता है, बस ये काम है। राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है और ये त्याग पत्र भी अपना राष्ट्रपति को ही देते हैं। ऐसे करना है, रिवीजन करना है तो आपको समझ में आ गया। और ये आर्टिकल 317 पर दे रखा है। 318 आर्टिकल क्या कह रहा है? 318 आर्टिकल ये कहता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो सेवा शर्तें होती हैं, जो वेतन भत्ते होते हैं, जो भी अलाउंस इनको मिलते हैं, वो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, संसद पार्लियामेंट के द्वारा। तो आप लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 318 क्या कहता है? अनुच्छेद 318 यह कहता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष प्लस सदस्यों की सेवा शर्तों को संसद के द्वारा तय किया जाता है। संसद के द्वारा तय किया जाता है, जैसे कि इनको वेतन कितना मिलेगा, है ना, इनको कौन सी कैटेगरी का बंगला मिलेगा, इनकी सेवा करने की जो शर्त होगी वो कैसी होगी, किस प्रोटोकॉल में ये लोग रहेंगे, किस में नहीं रहेंगे, कहां कब बोलना है, क्या क्या बोलना है, ये सारी चीजें कौन तय करता है? संसद तय करती है। अब आते हैं आर्टिकल 319 पर। आपको पता है कि जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं ना, तो सेवानिवृत्त होने के बाद ये अन्य पदों पर काम नहीं कर सकते। जब इनका कार्यकाल यानी 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष जो भी पहले हो जाए या दोनों एक साथ हो जाए, तो ये अपने कार्यकाल के बाद अन्य पदों पर काम नहीं कर सकते। तो आप लिख सकते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद अन्य पदों पर रोक है, अन्य पदों पर रोक, यानी अन्य पदों पर ये काम नहीं कर सकते। अब आते हैं आर्टिकल 320 की तरफ। बच्चों देखो, अनुच्छेद 320 है और 321, 323 जो भी है, ये एक साथ ही काम करते हैं सारे। 320 तो केवल आपको और केवल जो यूपीएससी के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनके कार्यों की बात करता है, दैट्स इट। तो आप लिख देंगे कि यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्य। और जो लास्ट आर्टिकल है आपका 323, ये शक्तियों की बात करता है कि यूपीएससी आयोग के कार्यों की शक्तियां। बस ये आर्टिकल हैं आपके सामने, छोटे छोटे आर्टिकल हैं, इन पर ज्यादा गौर मत करना, और बाई चांस कभी कभी आ जाता है तो आप इतना सा कर लेना, छोटे छोटे चैप्टर हैं बस। चलिए, तो आर्टिकल तो आपके खत्म हुए 315 से लेकर 323 आर्टिकल तक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और बता दूं आपको, और इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कमीशन के, एक आता है राज्य लोक सेवा आयोग। ये संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही काम करते हैं, इनकी सारी शक्तियां अपने राज्य स्तर पर होती हैं।
राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब है कि वो वे आयोग जो अपने राज्य में होने वाली सभी परीक्षाओं को आयोजित कराते हैं और उनमें एक अध्यक्ष और बाकी के अन्य सदस्य काम करते हैं, उनको राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। जैसे कि आप जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे कि कोई महाराष्ट्र से है, कोई केरल से है, कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, तो कोई बिहार से है, तो कोई झारखंड से है, तो कोई एमपी से है, तो कोई अरुणाचल से है, तो कोई असम से है, तो कोई गोवा त्रिपुरा से है, तो कोई मेघालय से है, तो कोई नागालैंड से है, तो कोई हिमाचल से है। किसी भी राज्य से वो आ रहा है तो उस राज्य में वहां की एक सिविल सर्विसेज बॉडी होती है। वो बॉडी उस राज्य के लिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम आयोजित कराती है, उसको कहते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशन। जैसे कि मैं राजस्थान से हूं तो मुझे राजस्थान का पता है, राजस्थान में आरपीएससी नाम से एक बॉडी काम करती है। वह आरपीएससी जो है वह टॉप एग्जाम कराती है, जैसे कि प्रोफेसर के एग्जाम, आरएएस का एग्जाम, ठीक है। यानी आरपीएससी आरएएस को आयोजित कराती है। आरएएस को कहते हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि राज्य की सबसे टॉप सर्विस कही जाती है, समझे। यानी अपने अपने राज्यों में आने वाली सिविल सर्विसेज के एग्जाम को आयोजित कराने का काम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करती है, जिसे आप राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। आप यूपी में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश सेवा आयोग प्रयागराज के नाम से जाने जाओगे। बिहार में जाओगे, जैसे कि कुछ बच्चे आरपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब बता दिया मैंने आपको। ये राज्य लोक सेवा आयोग होती हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। इनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है बस। इनको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, एसपीएससी, ठीक है। और राज्य लोक सेवा आयोग जो है ये भी संविधान के भाग 14 में ही आती है। तो इनके लिए एक बात पढ़ते हैं, जैसे कि आप एक चीज पढ़ते हैं, जैसे कि राजस्थान से हैं जो व्यक्ति, उनके लिए वहां पर आरपीएससी जानते होंगे सभी, आरपीएससी काम करती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन काम करता है। जो व्यक्ति यूपी से होगा वहां पे यूपी पीएससी काम करता होगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन काम करता होगा। जो व्यक्ति बिहार से है वहां पर वो जानता होगा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन काम करता है, बीपीएससी, ठीक है, जिसके पेपर लीक की खबर चल रही है अभी। तो राजस्थान में आरपीएससी ये, और एक और उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड से होगा वहां पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता होगा, उत्तराखंड की बात है, ठीक है। तो हर स्टेट में होने वाले जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं या जो अन्य एग्जाम होते हैं उनको आयोजित कराने का काम उस राज्य की लोक सेवा आयोग करती है, जिसे राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, और जो यूपीएससी होता है वो संघ लोक सेवा आयोग है, यानी ये केंद्रीय स्तर पर काम करता है, केवल और केवल केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर, ना कि स्टेट लेवल पर, ठीक है। यानी ये स्टेट में होने वाले एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराती है, लेकिन ये स्टेट के एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, आरपीएससी जो भी है। चलिए, तो मैं राजस्थान से हूं, इसका मतलब मुझे राजस्थान का और ज्यादा अच्छे से पता है। जो यूपी से होगा वो यूपी के बारे में बता देगा, जो बिहार से वो बिहार के बारे में बता देगा, जो उत्तराखंड से उत्तराखंड के बारे में बता देगा। कुछ बच्चे, अभी यूपी पीसीएस की डेट आ चुकी है बच्चों, तो यूपीएससी यानी यूपी पीसीएस में जो एग्जाम होने वाला है वहां की सिविल सर्विसेज का, तो वो यूपी पीसीएस कंडक्ट करा रही है, जो प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। बीपीएससी का एग्जाम अभी हो ही गया है, ठीक है। तो चलिए, इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी था, उत्तराखंड का पेपर होता रहता है, आरपीएससी यानी राजस्थान में आरएएस की जगह भी आ चुकी है। तो कुल मिला के जो वहां पेपर होंगे वो इन कमीशनों के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। एक काम देखो, अब राज्य लोक सेवा आयोग में क्या होता है। राज्य लोक सेवा आयोग में पहली बात हम कर लेते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल इनका वही है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की अवधि ही होता है। तो लिख सकते हैं आप कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, या दोनों एक साथ, या दोनों एक साथ। एक तो ये काम हो गया आपका। कार्यकाल के बाद आता है नियुक्ति। क्या आती है? नियुक्ति आती है। आप सभी को पता है कि उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य का संवैधानिक मुखिया जो राज्यपाल होता है, राज्य का जिसे स्टेट ऑफ द हेड कहते हैं, वो स्टेट ऑफ द हेड जो होता है वो राज्यपाल है, गवर्नर ऑफ द स्टेट।
उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो लिख देंगे नियुक्ति कौन करता है, तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, चलिए, लेकिन याद रखना इनको निष्कासित कैसे किया जाता है। देखो निष्कासित होने की बच्चों वही शर्त है जो वहां थी, लेकिन याद रखना कि बस एक अंतर है। हां, राज्य का राज्यपाल स्टेट यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, शपथ भी वही दिलाता है, लेकिन हटाने का काम केवल और केवल राष्ट्रपति करता है। आपको पता है राजस्थान के आरपीएससी बॉडी का जो अध्यक्ष था, जिसने पेपर लीक करवाया था और उसने अपनी बेटी भी लगवाई थी आरएएस, उस पर यह आरोप था और आरोप सिद्ध भी हो चुका था। उसको हटाने का काम राजस्थान के गवर्नर ने नहीं किया, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। यानी कुल मिला के जब निष्कासित होता है तो निष्कासित होने की वही शर्त है, बस एक अंतर है कि वहां पर राष्ट्रपति की जगह वही शर्तें सारी, और निष्कासित भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, बल्कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, चलिए, तो कुल मिला के ये हो गया। तो कार्यकाल, नियुक्ति, निष्कासित, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आपका हो गया। अब तीसरा जो आयोग है वो है संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे संविधान में इस चीज की भी व्यवस्था है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी के गठन करने के लिए एक गठन किया जाता है कमीशन का, जिसका नाम है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये दो या दो से अधिक राज्यों में होने वाली सभी परीक्षाओं को आयोजित कराने का काम करती है। जैसे कि महाराष्ट्र है तो पुडुचेरी आ गया, मतलब गोवा दमनदीप, जैसे कि दमनदीप है, महाराष्ट्र है, ठीक है। पुडुचेरी है तो वो चंडीगढ़ वाला, जैसे कि पंजाब हरियाणा की बात करें, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप यहां पर। अब डालेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग। यह भी राज्य स्तर की परीक्षाओं को आयोजित कराता है, लेकिन इसमें और उसमें फर्क इतना है कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब है कि वह आयोग जो दो या दो से अधिक राज्यों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को संपन्न कराने की जिम्मेदारी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की होती है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में मान लो कोई भी परीक्षा को आयोजित कराना है तो यह दोनों स्टेटों का एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो यहां भी एग्जाम कराता है, वो यहां भी एग्जाम कराता है। समझ गए? तो उसको कहते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका कार्यकाल सेम 6 साल, 6 वर्ष और 65 वर्ष की अवधि होती है एज में। निष्कासन करने का तरीका राष्ट्रपति इसको निष्कासित करता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। समझ गए? तो कार्यकाल, निष्कासन और नियुक्ति तीनों में राष्ट्रपति है और इनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। तो हमने 3 प्रकार के आयोग देखे। पहला देखा है संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा देखा है हमने, चलो एक बार देख लेते हैं। पहला देखा हमने संघ लोक सेवा आयोग, पहला। दूसरा देखा हमने राज्य लोक सेवा आयोग और तीसरा देखा हमने संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसमें कार्यकाल वही है, इसमें कार्यकाल भी वही है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि, 65 वर्ष की आयु की अवधि,
इसमें वही है बच्चों, तो कोई अंतर नहीं है। उसके बाद मैंने यहां पर कार्यकाल के अलावा इनकी नियुक्ति देखी, तो इनकी नियुक्ति और इनकी शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। ओके, इसके अलावा इनका निष्कासन करने की जो शर्त है वो सारी वही हैं, लेकिन निष्कासन इनका राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और यह 2 या 2 से अधिक राज्यों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को संपन्न करवाते हैं, उनको ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, जैसे कि जेपीएससी ना, झारखंड नहीं है ये जे है, ज्वाइंट। चलिए, तो कंबाइंड भी कह सकते हैं ना, कंबाइंड से फिर आप छत्तीसगढ़ लगा लोगे, तो जे ठीक है। चलो, तो चलिए, 3 प्रकार के आयोग होते हैं हमारे भारत के संविधान में। पहला है संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग और तीसरा है संयुक्त लोक सेवा आयोग। 3 प्रकार के आयोग और 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य सिविल सेवाएं और एक होती है केंद्रीय सेवाएं। चलिए, तो लोक सेवाएं आपका पहले पार्ट में खत्म हो चुका था और इस वाले पार्ट में हमारे तीनों आयोग हो चुके हैं, जो कि एक संवैधानिक बॉडी है, तीनों ही हमारे भारत के संविधान में। और अगले पार्ट में आपको फिर हम वही छोटे छोटे चैप्टर कराते जाएंगे, निपटाते जाएंगे, ठीक है। तो केवल छोटे छोटे चैप्टरों पर हमें डिस्कस करना है, काम करना है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और कैसा लगा आपको तीनों आयोग को पढ़कर, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।